नमस्कार। आज तारीख है 28 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण में हम 4 बड़े मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहला मुद्दा है भारत के उत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच बढ़ती आर्थिक असमानता और आगामी डिलिमिटेशन यानी परिसीमन का इस पर क्या असर होने वाला है। राइट और ये काफी गंभीर विषय है आज के टाइम पे। बिल्कुल। दूसरा मुद्दा है ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026। हम समझेंगे कि नए कानून में सेक्स और जेंडर के कॉन्फ्लेशन को लेकर LGBTQI+ कम्युनिटी क्यों विरोध कर रही है। और तीसरा मुद्दा हमें हैदराबाद ले जाएगा, जहां मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में विकास, पर्यावरण और जो स्थानीय लोग हैं उनके विस्थापन के बीच एक सीधा टकराव चल रहा है। सही कहा। और आखिरी विषय में हम बात करेंगे हरियाणा के कपास संकट की। कैसे पिंक बॉलवर्म के कारण किसान कपास छोड़कर धान यानी पैडी उगा रहे हैं और इससे कितना बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। तो चलिए पहले मुद्दे से शुरू करते हैं, जो हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी संरचनात्मक चुनौती है। शशि थरूर के आर्टिकल में कुछ बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े दिए गए हैं इस पर। हाँ, वो ग्रेट इंडिया प्लेन वाला रेफरेंस ना। बिल्कुल। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं जैसे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश, वहाँ आबादी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उनकी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं यानी HDI, वो अभी भी सब सहारन अफ्रीका के बराबर रुके हुए हैं। जबकि दक्षिणी राज्यों में यानी पेनिनसुलर स्टेट्स में स्थिति बिल्कुल अलग है। राइट। पेनिनसुलर स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम नॉर्थ के मुकाबले दुगनी हो चुकी है और HDI तो यूरोप या साउथ अमेरिका के बराबर आ गया है। ये तो वही बात हुई ना कि जॉइंट फैमिली में जो सबसे ज्यादा कमाता है उसे सबसे छोटा कमरा दे दिया जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपने बच्चे कम पैदा किए। ये जॉइंट फैमिली वाली एनालॉजी बहुत सटीक है और यही सबसे बड़ा खतरा है आगामी सेंसस और डीलिमिटेशन का। वो कैसे? देखिए, अगर पार्लियामेंट्री सीट्स को सिर्फ आबादी के आधार पर बांट दिया गया तो जो दक्षिण राज्य वेल्थ जनरेट कर रहे हैं वो अपनी पॉलिटिकल आवाज खो देंगे नॉर्थ के भारी डेमोग्राफिक वेट के आगे। हिस्टोरिकली देखा जाए तो USSR और युगोस्लाविया में भी यही सब हुआ था। वेट, एक मिनट। हमने अक्सर इन देशों के टूटने की बात सुनी है, लेकिन इसका इस नॉर्थ साउथ डिवाइड से सीधा क्या कनेक्शन है? युगोस्लाविया का विघटन किस मैकेनिज्म के तहत हुआ था? वहां एक अमीर माइनॉरिटी थी और एक गरीब लेकिन पॉलिटिकली ताकतवर मेजॉरिटी थी। जब अमीर क्षेत्रों को लगा कि उनका पैसा एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी को जा रहा है जहां उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही और उन्हें गरीब क्षेत्रों को सब्सिडाइज करना पड़ रहा है, तो एक स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन पैदा हुआ। आर्थिक असमानता और राजनीतिक शक्तिहीनता ने देश को बिखराव की तरफ धकेल दिया। ओह वाओ! तो भारत को इस रास्ते पर जाने से रोकने के लिए संवैधानिक हल क्या हो सकता है? इसी को बैलेंस करने के लिए प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा ने डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। ये थोड़ा टेक्निकल टर्म लग रहा है, इसे आसान शब्दों में कैसे समझेंगे? इसका बेसिक मतलब है कि पॉपुलेशन साइज और स्टेट इक्वालिटी को बैलेंस करना। बड़े राज्यों को टोटल सीट्स तो ज्यादा मिलेंगी, पर वहां उनका प्रति व्यक्ति प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन पर कैपिटा थोड़ा कम रखा जाएगा और छोटे राज्यों में एक MP कम आबादी का प्रतिनिधित्व करेगा। राइट, ताकि किसी एक भारी आबादी वाले क्षेत्र का पूरी संसद पर दबदबा ना बन पाए। ये एक बेहतर समाधान लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ नॉर्थ वर्सेस साउथ की लड़ाई है या साउथ की अपनी भी कोई आंतरिक समस्या है इस सब में? ये बहुत जरूरी पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। दक्षिण भारत इस वक्त एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंसा हुआ है। उनकी इकोनॉमी अमीर तो है पर बहुत एक्सट्रैक्टिव और अनइक्वल है। एक्सट्रैक्टिव यानी वेल्थ कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जैक्टली। एक आंकड़ा देखिए, तमिलनाडु की पर कैपिटा इनकम बिहार से 3 गुना ज्यादा है, लेकिन जब एक कृषि मजदूर की डेली वेज की बात आती है तो वो बिहार के मुकाबले दुगनी भी नहीं है। अरे बाप रे! मतलब विकास सिर्फ बड़ी IT कंपनीज या कुछ अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स तक सीमित है। आज भी धर्मापुरी जैसे जिलों में साक्षरता दर पिछड़ी हुई है और स्ट्रक्चरल इश्यूज जैसे कास्टिज्म, पितृसत्ता और मिसोजिनी तो साउथ में भी उतने ही गहरे हैं। सही कहा आपने। जब तक आंतरिक समावेशन यानी इंटरनल इंक्लूसिविटी नहीं आएगी, तब तक दक्षिण की समृद्धि खोखली रहेगी। उन्हें अपने एक्सट्रैक्टिव ढांचे को तोड़ना ही होगा। सही बात है। और संरचनात्मक ढांचे सिर्फ राज्यों की बाउंड्रीज ही तय नहीं करते, बल्कि ये आइडेंटिटीज को भी परिभाषित करते हैं। हमारा अगला विषय इसी बारे में है। हाँ, ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल 2026। बिल्कुल। हाल ही में संसद में ये बिल लाया गया और इसे भारी विरोध और LGBTQIA+ कम्युनिटी के वॉकआउट के बीच काफी जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। नालसा जजमेंट का जो प्रोग्रेसिव बेंचमार्क था, नया कानून उससे पूरी तरह अलग रास्ता चुनता है। राइट। इसका कोर फ्रिक्शन यही है कि ये बिल एक्सप्लिसिटली कहता है कि हर सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर फ्लूइडिटी को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें सरकार का क्या आर्ग्यूमेंट है? उन्होंने ये बदलाव क्यों किया? देखिए, अगर इम्पार्शियल होकर समझें तो सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि पब्लिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट्स या रिजर्वेशन के बेनिफिट्स का दुरुपयोग रोकने के लिए जरूरी था।
उन्होंने इस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉड को रोकने के लिए लॉ में स्पेसिफिक बायोलॉजिकल मार्कर्स डाल दिए हैं, बायोलॉजिकल मार्कर्स, जैसे कि जैसे क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स और जेनेटेलिया। या फिर रिकग्निशन को सिर्फ कुछ सोशो कल्चरल कम्युनिटीज जैसे किन्नर, अरावानी, हिजरा और जोगता तक लिमिट कर दिया है। वेट, तो इसका सीधा मतलब ये है कि एक व्यक्ति को अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई मेडिकल टेस्ट देना होगा। यहाँ तो सेक्स और जेंडर को पूरी तरह कन्फ्लेट कर दिया गया है। सही पकड़ा आपने। विज्ञान और समाजशास्त्र स्पष्ट कहता है कि सेक्स एक बायोलॉजिकल अवधारणा है, जबकि जेंडर एक सोशो कल्चरल या साइकोलॉजिकल पहचान है। कानून बनाने वालों ने एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन डिग्निटी के मुद्दे को एक हेटेरोनॉर्मेटिव बायोलॉजिकल चेकलिस्ट में बदल दिया है। तो इससे स्टेक होल्डर्स को लग रहा है कि उनके प्रोटेक्शंस एक्सपैंड होने के बजाय और संकुचित यानी नैरो हो गए हैं। बिल्कुल। सरकार भले ही इसे कलेक्टिव कॉन्शियंस का नाम दे, पर स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि एक राइट्स बेस्ड कानून ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन से बने, ना कि टॉप डाउन अप्रोच से उन पर थोपा जाए। सही बात है। और जब नीतियां ऐसे बना कंसल्टेशन के बनती हैं तो जमीन पर टकराव आना तय है। और यही टकराव हमें हमारे तीसरे मुद्दे में दिखता है, हैदराबाद का मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अर्बन प्लानिंग और स्थानीय लोगों के विस्थापन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हाँ, ये लगभग 6,500 से 7,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जो 55 किलोमीटर को कवर करेगा। इसका ग्रैंड विजन तो बड़ा फॉरेन सा लगता है, प्रोमेनाड्स, ब्रिजेस, ईस्ट वेस्ट टोल कॉरिडोर और एक गांधी सरोवर प्रोजेक्ट। पर इस चकाचौंध की एक्चुअल कीमत कौन चुका रहा है? वही तो 10,000 प्रॉपर्टीज मार्क की गई हैं एक्विजिशन के लिए। मधु पार्क रिच कॉम्प्लेक्स में रहने वाली एक स्थानीय निवासी तुलसी चंदू का कथन बहुत दिल झकझोरने वाला है। उन्होंने कहा, हमने सालों तक इस नदी का प्रकोप सहा है, लेकिन अब जब नदी को बेहतर बनाने का वक्त आया तो हमें ही यहाँ से निकलने को कहा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सच में सिस्टम की असंवेदनशीलता दिखाता है। ये तो वही बात हुई ना कि घर की नींव कमजोर है और हम छत पे रंगरोगन कर रहे हैं। ये मेकअप वाली एनोलॉजी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजिकल हिपोक्रेसी साफ झलकती है। नदी का 90% फ्लो तो सिर्फ सीवेज और फार्मा एफ्लुएंट है। अरे बाप रे, मतलब पोल्यूशन की प्रॉब्लम अभी वही की वही है। बिल्कुल। मूसी जन आंदोलन यानी एमजे के एक्टिविस्ट यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पोल्यूशन को सोर्स पर ट्रीट करने का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सारा फोकस सिर्फ ब्यूटिफिकेशन पर है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तो खुले तौर पर कहा भी है, वी विल डू रियल एस्टेट, व्हाई नॉट। वाओ, इससे तो प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक्चुअल इकोलॉजी को ठीक करने के बजाय जैसे ट्रेडिशनल टैंक सिस्टम्स को रिवाइव करना, इनका फोकस रियल एस्टेट पर है। और विस्थापित हो रहे लोगों के मुआवजे का क्या, सुना है कैश नहीं दे रहे हैं। हाँ, कैश की जगह सरकार टीडीआर्स दे रही है। ये टीडीआर्स एक आम नागरिक के लिए क्या बलाएं हैं? टीडीआर यानी ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ये कागजी सर्टिफिकेट है जो आपको आगे किसी और जगह एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का राइट देता है। अब आप ही सोचिए, एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन जिसका अपना पक्का घर टूट गया हो, वो इन टीडीआर्स का क्या करेगा? उसके लिए तो ये बिल्कुल बेकार है, उसे भी तो तुरंत छत चाहिए। और एक और विवाद चल रहा है ना 50 मीटर बफर जोन का। राइट। सरकार 2025 की सेंट्रल वाटर कमीशन की बफर जोन गाइडलाइंस को पिछली तारीख से लागू कर रही है, यानी 2004 और 2009 में बनी बिल्डिंग्स पर भी इसका असर पड़ेगा, जो लीगली काफी क्वेश्चनेबल है। तो एक तरफ शहरों में ब्यूटिफिकेशन के नाम पर स्थानीय लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है, तो दूसरी तरफ हमारे आखिरी विषय में इकोलॉजी और इकोनॉमी का टकराव किसानों की कमर तोड़ रहा है। आप हरियाणा के एग्रीकल्चरल बेल्ट की बात कर रही हैं ना? हाँ, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जिंद जैसी जगहों पर हालात बहुत खराब है। किसान कपास यानी कॉटन की खेती छोड़कर मजबूरी में धान यानी पैडी उगा रहे हैं। और दुश्मन कौन है? पिंक बॉलवर्म नाम का कीड़ा। इसका असर पैदावार पे कितना पड़ा एक्चुअली? आंकड़े सच में डरावने हैं। पहले यील्ड 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ आती थी, अब गिरकर सिर्फ 4 क्विंटल रह गई है। CCSHU की रिपोर्ट बताती है कि किसानों को औसतन 15,143 रुपए प्रति एकड़ का नेट लॉस हो रहा है। और एमएसपी का वहाँ क्या हाल है? MSP 6,200 रुपए तय है, पर खरीदार काफी कम पैसे दे रहे हैं। ऊपर से डीजल जैसे इनपुट कॉस्ट आसमान छू रहे हैं। एक किसान संदीप बता रहा था कि पहले 1 बैरल डीजल के लिए 1 क्विंटल कपास बेचनी पड़ती थी, अब 3 क्विंटल बेचनी पड़ती है। इस तबाही के पीछे की साइंस समझना जरूरी है। 2000 के दशक में बीटी कॉटन आया था और उसने कमाल का काम किया, पर 2010 आते आते पिंक बॉलवर्म ने उस जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। तो अब किसान थक हार कर आर्थिक बचाव के लिए धान की तरफ भाग रहा है। पर वेट एक मिनट, सरकार तो किसानों को पानी बचाने के लिए धान छोड़ने को कह रही थी ना? हाँ, मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम, जिसके तहत 8,000 रुपए प्रति एकड़ का इंसेंटिव मिलता है पानी बचाने वाली फसलें उगाने के लिए। तो फिर किसान पानी पीने वाली फसल यानी धान क्यों उगा रहे हैं जब ग्राउंड वाटर वैसे ही इतना नीचे है? इसमें किसान का क्या फायदा है? यही तो पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी का सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट है। किसान को 8,000 रुपए का इंसेंटिव मिलता है, पर ऑल्टरनेटिव्स व्यवहारिक नहीं है। पानी बचाने वाली फसलें जैसे ग्वार या मूंग में फंगस का बड़ा खतरा है। और देसी कॉटन का ऑप्शन, उस पे भी तो 3,000 रुपए अलग से हैं। पर देसी कॉटन की मार्केट में डिमांड ही नहीं है। जब किसान का अस्तित्व खतरे में हो तो इकोलॉजी पीछे छूट जाती है और इकोनॉमी जीत जाती है। उन्हें पता है धान जमीन खराब कर रहा है, पर पेट तो पालना है ना। और इस बदलाव का एक ऐसा पहलू है जिसे तो लगभग भूला ही दिया गया है, खेतियार मजदूरों पर पड़ने वाला असर। हाँ,
कॉटन पिकिंग लेबर इंटेंसिव काम था। बिल्कुल, इससे स्थानीय मजदूरों, खासकर दलित समुदाय की महिलाओं को अच्छी दैनिक आय मिल जाती थी। ईश्वर और बिरमती जैसे स्थानीय मजदूर अब काम ढूंढते फिर रहे हैं। क्योंकि जब लैंडलॉर्ड धान लगाता है तो वो सस्ते माइग्रेंट लेबरर्स को बुलाता है। राइट। यूपी और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूर कॉन्ट्रैक्ट पर आते हैं क्योंकि वो धान की बुवाई में अनुभवी होते हैं। इसका नतीजा ये है कि जो स्थानीय मजदूर हैं उन्हें मजबूरन शहरों में कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए पलायन करना पड़ रहा है। एक छोटे से कीड़े ने पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी हिला दी। ये सच में ध्यान देने वाली बात है। और इसी के साथ आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे, जिस पर सबको विचार करना चाहिए। जब विकास और कानून का नया खाका तैयार होता है तो क्या हमने कभी सोचा है कि उसमें आम आदमी की आवाज को फिल्टर आउट क्यों कर दिया जाता है? क्या हमारा सिस्टम सिर्फ आंकड़ों पर चल रहा है या उसमें इंसानियत की जगह बची है? ये सच में मंथन करने वाला सवाल है। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे सटीक विश्लेषण के साथ। तब तक सोचते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।